ओम नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में राजमाता अहिल्या योग केंद्र से की तरफ से बहादुरगढ़ से मैं डॉक्टर दीपक कुमार नेचुरोपैथी और योगा के लिए आप लोगों के बीच में हूँ। तो आज का विषय हमारा प्राकृतिक चिकित्सा और योग चल रहा है। राजमाता अहिल्या योग केंद्र योग को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से ऑनलाइन तरीके से आ गया व्यूअर्स। हम लाइव है तो तुम करना है दिक्कत ना आ जाइए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी गुड मॉर्निंग। आज कुछ विषय रहेगा हमारा प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर स्पेशल। तो बहादुरगढ़ में निरोग कुंज के नाम से प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद केंद्र है हमारा। कुछ उस विषय में आपको जानकारी देंगे। आ जाइए, जुड़ते रहिए। योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे जीवन में महत्व, आज हमारा टॉपिक रहेगा ये। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे जीवन में महत्व। आप सभी योग को जानते हैं कि योग हमारी भारतीय परंपरा रही है और योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और सभी समस्त रोगों को दूर करके हम अपने आप को निरोगी बनाते हैं। और जो योगा टीचर होते हैं वो दूसरों को निरोगी बनाने का काम करते हैं। और योग के साथ साथ जब प्राकृतिक चिकित्सा जुड़ जाती है तो बहुत सस्ते में हम अपने आप को या दूसरों को ठीक कर पाते हैं। सुबह सुबह उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के इस प्रातः काल की अमृत वेला में उठ करके हम योग की शुरुआत करें तो हमारे लिए बहुत ही सुखदायी आनंददायक होता है। हमारे लिए योग की शुरुआत हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं वो अलग टेक्निक के साथ योग का अभ्यास करें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अलग टेक्निक से योग का अभ्यास करें। योग हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। योग की शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने करके हमारे को बताया है कि इन इन टेक्निकों के ये फायदे रहेंगे। अगर हम उन पे चलते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आधा योग तो हमारे घर के कामों में वैसे ही हो जाया करता था, लेकिन आज स्पेशली हमारे घर के और खेत के काम कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे को कुछ विशेष अभ्यासों की जरूरत पड़ती है अपने आप को ठीक करने के लिए।
सुबह सुबह हम अगर परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के और आनंद में योग करते हैं तो उसका एक विशेष लाभ मिलता है। सुबह सुबह यदि हम फ्रेश होकर के और नहा करके स्नान करके शीतल जल में, अब इस टाइम पे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। अगर हाँ चलता हुआ ठंडा पानी है, नदी का पानी है, कुएं का पानी है, तो वो हम डायरेक्ट ठंडा ले सकते हैं। ठंडा पानी करके उस पानी से हम नहा सकते हैं। अन्यथा थोड़ा सा गुनगुना पानी ले हमारी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। एक अच्छे स्थान पर बैठ करके, जहां पर ना कोई गंदगी हो, ना कोई प्रदूषण हो, ना कोई वॉइस पोल्यूशन हो, आवाज का कोई शोर हो, एकांत में बैठ करके हम योग के अभ्यास की शुरुआत, आइए हम भी थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं इस माध्यम से। कुछ विशेष टेक्निक हैं, उनको हम आज प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों तक अच्छे से आवाज पहुंच पा रही होगी। कुछ विषय प्राणायाम के और कुछ विषय प्राकृतिक चिकित्सा से। तो आइए प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। एकांत में बैठ करके और सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके शांत बैठ जाएं। बिल्कुल सरल होकर के आंखें बंद कर लें। 5 तत्वों से बना ब्रह्मांड, 5 तत्वों से हमारा बना शरीर, एक एक तत्व को बार बार प्रणाम करते हुए आइए उस परम पिता परमात्मा का निज नाम है ओम। ओम के उच्चारण के माध्यम से पवित्र करते हैं शरीर को भी और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से हम अपने दिन की योग की शुरुआत करें। उसके बाद जैसे जैसे
हमारा शरीर है, हमारे रोग हैं, उस टेक्निक के अपनाएं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, रोगों के अनुसार किया जाएगा। तो इस समय पे सर्दी जब शुरू होती है तो मौसम बदलता है, तो मौसम के हिसाब से रोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर सेट होती है, तो खांसी और जुखाम और फेफड़ों के रोग, कफ संबंधी रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो कफ संबंधी रोगों को ठीक करना है तो अगर हम एक जगह बैठ करके प्राणायाम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा इसके नाम से पता चलता है, श्वासों को भरने का एक तरीका, उसका नाम होता है भस्त्रिका। तो श्वासों को भरने का कोई एक तरीका नहीं होता, श्वासों को भरने के अनेकों तरीके होते हैं। वो अलग अलग योगाचार्यों के पास, अलग अलग योग सेंटरों में आपको अलग अलग तरीके मिल सकते हैं। बाकी श्वास अंदर जाने का कोई भी तरीका वो भस्त्रिका होता है। तो हम जो सामान्य जीवन में हम चलते उठते बैठते जो श्वास लेते रहते हैं, वो सामान्य श्वास होता है, वो हमारे फेफड़ों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो जब हम थोड़ा सा सुबह बैठ करके, जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है, तो जब हम श्वास भरते हैं तो उस समय हमारे कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए हम बातें भी करते रहेंगे और योग का प्रैक्टिकल अभ्यास प्राणायाम का करते भी रहेंगे। श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। जिसको बीपी हाई रहता है वो सामान्य तरीके से श्वासों को भरे, और जिसका बीपी सामान्य रहता है वो थोड़ा सा स्पीड से भी श्वासों को भर सकता है। अपने साथ एक छोटा सा कोई तौलिया या छोटा सा रुमाल रखे अपने साथ में, या नाक थोड़ा सा बहने लगे, कफ निकलने लगे तो उसको आप साफ करते रहें। तो इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम सांकेतिक तौर पे मैं आपको बताता रहूँगा। और बाकी हमारे बहुत सारे योगाचार्य हैं भाई, योगाचार्य तपन के माध्यम से जुड़ते रहते हैं, अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से जुड़ते रहते हैं। तो आपको बहुत सारी विशेष तरह की टेक्निक आपको वो भी बताते रहते हैं। योग का कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक माध्यम से योगा हो सकता है। योग के अनेकों पहलू हो सकते हैं, उनको देखने का नज़रिया हो सकता है। योग हमारे लिए पूर्णतः लाभदायक है। कुछ विशेष योग केंद्रों ने, कुछ विशेष योगा टीचरों ने अपने नाम से योग को रजिस्टर भी करा रखा है और वो विशेष टेक्निकें करवा भी देते हैं। लेकिन अब कितने तरह के आसन हैं, कितने तरह के पक्षी हैं, कितने तरह के पशु हैं, सभी के नामों पे अपने योग के नाम रखे हुए हैं। तो कोई अपने नाम से अलग भी करवा सकता है, लेकिन चीज़ें कुल मिलाकर के योग में यही है कि अपने को स्वस्थ होने के लिए जो भी हम टेक्निक करते हैं प्राणायाम की, आसनों की, वही हमारे लिए योग बन जाता है आज के समय के अनुसार। बाकी अगर गहराई से जब हम योग को देखते हैं तो हम अपने मन के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर जब हमारा पूर्णतः कंट्रोल हो जाता है तो इसका मतलब फिर हम योगी हो जाते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से भस्त्रिका का अभ्यास कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको लंबा लेकर के चल सकते हैं। चलिए, ये हुआ भस्त्रिका। इसको हम अलग अलग एक्सरसाइज के साथ
ऐसे ऐसे करके ये श्वासों के साथ इस तरीके से बहुत सारी जब श्वासों को भरते हैं एक्सरसाइज के साथ, तो ये भस्त्रिका का तरीका होता है। और दूसरा एक विशेष प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सभी जानते होंगे कि दो नासिका छिद्र हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो राइट वाला जो होता है हमारा वो सूर्य स्वर यानी कि गर्म स्वर होता है, और लेफ्ट वाला होता है वो चंद्र स्वर यानी कि ठंडा स्वर होता है। तो जब श्वास अंदर जाता है तो राइट वाले नाक से जब श्वास अंदर जाता है तो हमारे बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखने का श्वास का काम होता है, और जब लेफ्ट नोज से जाता है तो ठंडा रखने का काम होता है। तो हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है। और जब हम दोनों नाकों से प्राणायाम करते हैं, दोनों नासिका छिद्रों से एक बार ठंडा एक बार गर्म लेते हैं अनुलोम विलोम के माध्यम से, तो विशेष लाभ मिलता है। लेकिन कम से कम अगर हम करें तो 15 मिनट के लिए इसको हम करते हैं तो इसका हमारे को विशेष लाभ मिलता है। तो आइए एक बार मैं बता देता हूँ आपको अनुलोम विलोम। अपना राइट हैंड उठाएंगे, जब सर्दियां शुरू हो तो गर्म नासिका से शुरू करेंगे। हाथ में कोई विशेष बात नहीं है, हम किसी भी तरीके से नाक को बंद कर सकते हैं। बाकी अलग दूसरे को भी अच्छा लगता है जब हम और अच्छे तरीके से करते हैं। तो सामान्य तरीके से आप नाक को बंद कर सकते हैं। राइट नोज से श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है। फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। इस तरह से हम अनुलोम विलोम को कम से कम 15 मिनट के लिए करते हैं तो हमारे लिए बहुत विशेष लाभकारी होता है ये। अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के। ये कुछ प्राणायाम की दो टेक्निक, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, मैं मानता हूं कि ये सबसे जरूरी टेक्निक है ये। आप इनको सीखते हैं, करते हैं, दूसरों को बताते हैं तो विशेष लाभदायक प्राणायाम है ये। प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारे घर में भी हमारे को मिल सकती है प्राकृतिक रूप से, हमारे को कहीं बाहर जाने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। आजकल जो सेंटर खुले हुए हैं वो इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि हम घर पे बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमने या हमारे जैसे भाइयों ने जो दूसरे सेंटर खोल रखे हैं, गवर्नमेंट के कुछ सेंटर खुले हुए हैं, तो उन पे जा कर के हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जैसे खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम हॉस्पिटलों में जाते हैं तो हम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में जा कर के अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, आज मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बताऊंगा। प्राकृतिक चिकित्सा में मूल रूप से हम ध्यान रखते हैं कि हमारा शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाए, इसमें मल ना रहे। विजातीय द्रव्यों पे काम करते हैं, और विजातीय द्रव्य जब किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर पे इकट्ठा होते हैं तो रोग बढ़ना शुरू होते हैं। तो जब हम विजातीय द्रव्यों को हम अलग अलग टेक्निक के माध्यम से निकाल देते हैं तो हमारा शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और रोग और बीमारियां निकल जाती हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको कि जब कफ के रोग हों तो जल नेति के माध्यम से, रबड़ नेति, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, रबड़ नेति के माध्यम से
कुंजल क्रिया के माध्यम से, कुंजर क्रिया बोलते हैं इसको, गजकरणी क्रिया बोलते हैं, जैसे हाथी निकालता है पानी को, उस टाइप से हम जल नेति करते हैं, रबड़ नेति करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं, तो हमारे कफ संबंधी रोगों में ये विशेष लाभ देता है। तो हम सुबह सुबह पानी पी करके या किसी विशेष नेचुरोपैथी के प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र में जा करके, और जब हम इन टेक्निक को करते हैं तो हमारा पूरा फेफड़ा, पूरी छाती हमारी साफ हो जाती है। और एक विशेष चीज है एनिमा, जिसको षटक्रम में एनिमा और पंचकर्म में बस्ती क्रिया बोलते हैं। आप जानते भी हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो बस्ती क्रिया हमारे पूरे इस पेट के एरिया को साफ कर देती है, बड़ी आंत को साफ कर देती है। तो मल जिसमें आकर के रुकता है, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई विजातीय द्रव्य इकट्ठा नहीं होंगे, कब्ज नहीं होगा, मल नहीं रुका होगा, तो बस्ती क्रिया में क्या करते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से एनिमा बोलते हैं इसको, लेकिन बस्ती क्रिया में कुछ विशेष औषधियां डाल करके और इस क्रिया को करवाया जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बस्ती क्रिया के माध्यम से यह है एनिमा टेबल, और ये पोट रखते हैं हम एनिमा के लिए, बस्ती क्रिया के लिए। इसमें पानी डाल करके, इसमें औषधि डाल करके और हल्का गुनगुना करके, वो पेशेंट के हिसाब से होता है, और एनिमा पाइप के माध्यम से ये एनस में, गुदा में डालना पड़ता है, और वो सारी औषधि, वो सारी दवाई, वो सारा पानी जब हमारे डायरेक्ट आंत में चली जाती है, बड़ी आंत में, तो हमारे कई तरह के इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह हम बस्ती क्रिया करते हैं जो हमारे पेट के रोगों के लिए। तो ऊपर जो हमारा फेफड़े की जो क्रियाएं हैं वो नेति से, रबड़ नेति से और दूसरी क्रियाओं से ठीक हो जाती हैं, और पेट हमारा बस्ती क्रिया से ठीक हो जाता है। तो जब हम मुख से लेकर के गुदा तक पूरा हमारा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, तो हम आधे ठीक तो वैसे ही हो जाते हैं। ये है एक गरीबावस्थी। गरीबावस्थी में क्या होता है कि सर्वाइकल संबंधी रोग, सिर संबंधी रोग हम गरीबावस्थी के माध्यम से ठीक करते हैं। इसमें पेशेंट को उल्टा लेटा करके और गर्दन के पीछे भाग में आटे का घेरा बना करके और उसके अंदर कई तरह से काढ़ों से और तेलों से उसकी सिकाई करते हैं। तो ये सर्वाइकल से संबंधी रोग वो ठीक हो जाते हैं। और दूसरे भी ट्रीटमेंट जैसे सिकाई है, कुछ विशेष एक्सरसाइज है, वो करते हैं तो वो इससे ठीक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अक्षितर्पण। आँखों के जो भी रोग होते हैं वो अक्षितर्पण के माध्यम से आटे का ऐसे ही घेरा बना करके, और जब हम कई तरह के तेलों से, घी से आँख में भर देते हैं और इसकी सिकाई करते हैं, आँख को खोलने और बंद करने के लिए कहते हैं, तो एक उसका विशेष प्रभाव आँखों पे जाता है। और जिन लोगों को आँखों में दर्द रहता है, बिल्कुल पेन रुक रुक के होता रहता है, सिर में दर्द होता रहता है, चश्मे लगे हुए हैं, तो सभी रोगों का निदान कुछ विशेष टेक्निकों के माध्यम से हो जाता है। यह है सिरोधारा और मालिश। मालिश के माध्यम से पूरा सर्कुलेशन हमारा ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। और जब हम मालिश के बाद स्टीम देते हैं
तो पूरे टॉक्सिन्स पसीने के माध्यम से दूर हो जाते हैं। ये शिरोधारा, शिरोधारा में सिर के ऊपर पेशेंट के अनुसार तेल की धार पड़ती रहती है। इस तरह से ये टेबल पे पेशेंट को लेटा करके और इस लोटे के माध्यम से यहाँ पेशेंट लेट जाएगा, उसका सिर यहाँ पे आ जाएगा और इस लोटे से धार के रूप में, बूंदों के रूप में माथे के ऊपर, सिर के ऊपर पड़ती रहेंगी बूंदें, और जिसका विशेष लाभ कुछ कुछ सीटिंग में मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से इसी तरह से कमर दर्द के पेशेंट के लिए ये कटी बस्ती, इसमें आटे का घेरा बना करके और तेलों से सिकाई की जाती है कमर के ऊपर, जिस भी एरिया में दर्द होता है। ज़्यादातर आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, L4-5 में, S1 में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे को तरीके नहीं पता बैठे रहने के, खड़े होने के, चलने के, तो कोई ना कोई हल्का सा झटका लग जाता है तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम कटी बस्ती जब करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है हमारे को, और कुछ विशेष खान पान में भी अगर हम सावधानी बरतते हैं और कुछ विशेष योगाभ्यास जो कमर दर्द के लिए होते हैं उनको करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ मिलता है हमारे को। उसके बाद है स्टीम, भाप स्नान। ये इस तरह से एक बड़ा कुकर होता है, उसमें पानी जब उबलता है तो उसमें कुछ विशेष औषधियाँ डाल करके जब वो भाप इस पाइप के माध्यम से यहाँ तक पहुँच जाती है और फिर इसमें पेशेंट को बैठा करके और इसमें गर्दन ऊपर आ जाती है इस हिस्से में। तो ये सबसे अच्छा भाप स्नान का तरीका है जिसमें पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। आजकल जिमों में जो तरीके हैं वो ठीक तरीका नहीं है। पीछे आपने देखा होगा कि एक युवक जो जिम में जाता था और इस तरह से ये भाप का, तो वो जब हम भाप लेते हैं, जिम में जाते हैं, पूरे बॉक्स में बंद हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिर भी हमारा गर्म हो जाता है। और स्वस्थ शरीर की पहचान होती है पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। तो सिर हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। हम इसमें सिर ऊपर इस तरह से निकलता है तो सिर पे ठंडे पानी का तौलिया रखते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के कई लेप हैं, लेपों के माध्यम से पूरा मिट्टी के लेप के माध्यम से खिंचाई होती है, रोम छिद्रों के माध्यम से मिट्टी खींचती है टॉक्सिन्स को, विजातीय द्रव्यों को। तो इस तरीके से ठीक होते हैं। कोई स्किन का रोग है वो ठीक होता है कंप्लीट तरीके से। कुछ आयुर्वेद भी अगर हम साथ में यूज करें तो हमारे लिए विशेष लाभ होता है। आयुर्वेद में वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में एक कंप्लीट इलाज है, लेकिन हम कुछ विशेष औषधियाँ अगर हम लेते हैं तो हमारे को और ज़्यादा लाभ मिलता है। कुछ जैसे दवाइयाँ बनी हुई हैं कफ के लिए, सवासारी परवाही बहुत अच्छी है, शहद में मिला करके हम लेते हैं उसको तो बड़ा अच्छा। तो काफ़ी सारी कंपनियों के आजकल प्रोडक्ट आए हुए हैं, लेकिन हमारे को थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का ही हमारे को आयुर्वेद का यूज़ करना है। और
जब हम इस आयुर्वेद को यूज करते हैं कुछ विशेष औषधियों के माध्यम से, देखिए मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस को अगर हम आयुर्वेद में वैसे भी यूज कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए या फिर थोड़ी सी ताकत लेने के लिए, शरीर में कमजोरी हो उसके लिए, तो बड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए। तो बसंत कुसुमाकर रस, तो ये कुछ विशेष आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं, कई तरह की कंपनियों की आती हैं, पतंजलि से लेकर के डाबर है, वैद्यनाथ है, कई तरह के गुरुकुल औषधियाँ बनाते हैं, कई तरह के और दूसरी छोटी बड़ी स्वदेशी और विदेशी कंपनियां बनाती हैं। तो जो भी हमारे लिए अच्छी हो, लाभप्रद हो, वो हम ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम अगर भोजन का भी ध्यान रखते हैं तो हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो कुछ और चीज़ें मैं भोजन के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि भोजन हमारे को ऐसा लेना चाहिए जो सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो। ये कुछ जो अच्छे से आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन हमारे को अपनी दिनचर्या में यूज करना है। तो इस समय पे हम ज़्यादा ठंडे जो पदार्थ हैं, जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आज के इस एपिसोड में आपको अपनी तरफ से 3-4 टॉपिक ले लिए, भोजन का भी, आयुर्वेद का भी और प्राकृतिक चिकित्सा का भी, योग का भी, प्राणायाम का भी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं, हम सबको पता लगनी चाहिए। भोजन को हम चाव करके, चबा चबा करके, हमने यहाँ पेशेंटों पे देखा है कि कुछ पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आप देखें कि जब हम भोजन को चबा के, आपने सुना होगा 32 बार चबाना है, 20 बार चबाना है, जब आपका भोजन आप चबाते चबाते पूर्ण मीठा हो जाए, बिल्कुल लार बन जाए उसकी, तो वो हमारे लिए पूर्ण स्वादिष्ट हो जाता है और वो आंतों में जा कर के अच्छे से पचता भी है, जिसका हमारे को बहुत अच्छा रस मिलता भी है। तो भोजन को हम चबा चबा करके खाएं और भोजन करने के बाद पानी ना पिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। भोजन करने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है, और जठराग्नि जब कमजोर पड़ जाएगी तो 1-2 बार में कुछ नहीं होगा, 3 बार में कुछ नहीं होगा, धीरे 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 हमारी जठराग्नि बिल्कुल मंद पड़ के बिल्कुल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमारे को विशेष ध्यान रखना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अपने को मजबूत रखना है तो हल्का, ना ठंडा ना गर्म, जिस टेम्परेचर का हमारा बाथरूम निकलता है, जिस टेम्परेचर का हमारा पेशाब निकलता है, उस टेम्परेचर के चीज़ें हमारे को खानी और पीनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर को, हमारे पेट को ज़्यादा काम ना करना पड़े ठंडे को गर्म करने के लिए। तो ठंडी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जैसे नवरात्रे आते हैं, मौसम बदलता है जब नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों में हम कोशिश करें कि आध्यात्मिकता के हिसाब से भी और पूजा अर्चना के हिसाब से भी अगर हम 9 दिन तक अगर हम प्राकृतिक फलों पे, प्राकृतिक सब्जियों पे अगर रह पाएँ, जूसों पे रह पाएँ,
तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। आने वाले मौसम के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी सेट हो जाती है। तो 9 दिन तक कहते हैं कि जैसे 9 महीने में बच्चा गर्भ में जन्म लेता है और उसके अंग प्रत्यंग, उसके सेल्स, कोशिकाएं, पूरे ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरीके से नए रूप में तैयार हो जाते हैं, उस तरीके से अगर हम 9 दिनों तक भोजन करते हैं प्राकृतिक रूप में, तो हमारा सिस्टम भी एक पूर्णतः तैयार हो जाता है नए रूप में। तो जब हम रेसे, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं टूट जाती हैं, जो डिजनरेट हुआ सिस्टम रीजनरेट होने लगता है, तो ये हमारे लिए 9 दिन का उपवास कह सकते हैं या फिर नवरात्रे कह सकते हैं। तो इसको हम जब अच्छे से करते हैं तो ये हमारे लिए आने वाले मौसम के हिसाब से बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद फिर कई तरह के अनाज बदल जाते हैं। अगर हम सर्दियों में सर्दियों के अनाज खाएं, जैसे गेहूँ हमारे लिए बहुत ही जो है ना बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि इससे शुगर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ने के कारण फैट भी बढ़ता है। तो हम गेहूँ को कम से कम प्रयोग करें अपने जीवन में। और दूसरे अनाज जैसे सर्दियों में हम बाजरा ले सकते हैं, और सब्जी में हरी सब्जियां बथुआ विशेष तौर पे हम ले सकते हैं। इसका रायता बना करके ले सकते हैं, इसको सब्जी के रूप में खा सकते हैं। और कई तरह की जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो प्राकृतिक रूप से हमारे को हमारे खेतों में मिलती हैं या फिर जिसको हम उगाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। तो मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें हैं कि हम योग भी अगर अच्छे रूप में करते हैं और उसमें प्राणायाम का उचित मात्रा में, हमारे को कितनी देर तक प्राणायाम करना चाहिए, किन किन रोगियों को, और जैसे हाई बीपी जिनका रहता है उन पेशेंटों को अगर हम बताएंगे कि भाई धीमी गति से प्राणायाम करना है और स्लो सरल तरीके से करना है, तो उनका विशेष लाभ उनको मिलता है। और ऐसे ही आसनों में हर उम्र के हिसाब से आसन और प्राणायाम होते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों के लिए योग करना है तो वो पूरा अच्छे तरीके से अपना शरीर गर्म करके और आसनों को स्ट्रेचिंग के अभ्यास भी कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए ये रहता है कि भाई उनके उम्र के अनुसार योग का अभ्यास किया जाए। तो कुछ विशेष आसन हैं, जैसे नाभि के लिए हैं, या फिर जैसे ज़्यादा तेज़ चलना है और कुछ ना कर पाएँ तो पैदल चलें। ये बहुत सरल तरीके के अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लिए ठीक रहेंगे। हम दूसरों को बताएंगे तो उनके लिए ठीक रहेंगे। और हम प्राकृतिक चिकित्सा को इसके साथ साथ में अगर समय समय पे टॉक्सिन्स इकट्ठा होते रहते हैं, ठोस द्रव्य और गैस के माध्यम से हमारे शरीर में रोग आते रहते हैं, और जब हम उनको उसी रूप में निकाल देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, पूर्णतः विजातीय द्रव्य हमारे बिल्कुल निकल जाते हैं शरीर से, तो शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो जब एक मशीन की तरह शरीर काम करता है, इस मशीन को पूर्णतः प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, पंचकर्म और षटकर्म के माध्यम से जब हम इसको ठीक करते हैं और इसके अंदर फिर दोबारा फिर भोजन डालते हैं, तो भोजन को हम देख करके डालें कि साफ़ सुथरी मशीन जो हमने की है, जिसकी हमने सर्विस की है, उस मशीन में अब दोबारा से कोई गंदगी या कोई ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो। तो हमारे को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और साथ में कुछ आयुर्वेद यूज कर लेते हैं, जैसा मैंने आज आपको दिखाया भी और बताया भी कुछ चीज़ों के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे सामने जो चीज़ें आई मैंने आपको बताया। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में। तो हम अब अपनी बीमारी के अनुसार किसी
योग्य और किसी अच्छे प्रशिक्षित बीएमएस डॉक्टर से, एक अच्छे जानकार व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से हम आयुर्वेद को अगर पूछते हैं, सलाह लेते हैं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम योग के साथ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद को यूज करें तो थोड़ा सा जल्दी बूस्ट होता है शरीर, थोड़ा सा जल्दी ताकत मिलके और उस रोग में, उस कमजोरी में फ़ायदा मिलता है हमारे को। और उसके बाद एकदम रिलैक्स होकर के अपनी दिनचर्या आनंदमय होकर के बितानी है। जब हम पूर्णतः एक बार ठीक हो जाएं तो अपना भोजन ठीक रखना है। और भोजन को तो दवाई के रूप में जब हम लेते हैं तो हमारे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन को दवाई के रूप में लें। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, उसको हमारे को पता होना चाहिए कि किस समय हमारे को क्या भोजन लेना है। जैसे हमने यहाँ पे अपने काउंटर पे लगा भी रखा है कि अनुचित मेल क्या है, दूध दही के साथ केला है, क्योंकि ये बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत गड़बड़ कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में नहीं खानी होती। दही के साथ खरबूजा नहीं खाना होता, दही के साथ जामुन नहीं खानी होती, दही और पनीर नहीं खाना होता, और रोटी और इमली नहीं खानी होती। तो इस टाइप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आम और गाय का दूध ले सकते हैं, दूध खजूर ले सकते हैं, इससे वज़न भी बढ़ता है हमारा। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम समय समय पर हम पेशेंट को बताएं तो उनका बड़ा लाभ मिलता है। भोजन के कुछ विशेष नियम हैं, उन नियमों को अगर हम अपनाते हैं तो हम बहुत ठीक रहते हैं। भूख खुलकर लगने पर ही हमारे को खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। इस तरह कुछ विशेष चीज़ें, बासी भोजन कभी कभार ठीक रहता है, लेकिन बासी भोजन अगर हम प्रतिदिन लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह बन जाता है। तो रोगों के जो कारण होते हैं उस पर भी हमारे को ध्यान देना चाहिए कि संतुलित भोजन अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, और अम्लीय एसिडिक भोजन ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी अच्छे से नींद ना आना, अच्छे से भूख ना लगना, यही रोगों के कारण होते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हमारे को रोग आते ही नहीं हैं। तो आज का सत्र आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ विशेष चीज़ें कुछ समय में हमने 45 मिनट में बताने का मैंने प्रयास किया कि भाई प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हम अपने आप को और दूसरों को, अपने घर परिवार को कैसे ठीक रखें, जिससे हम भी स्वस्थ और दूसरों को भी स्वस्थ बनाए रखें। तो आज का समय मेरा पूरा हुआ। आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े उनका विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सुना। और राजमाता हिला योग केंद्र का विशेष धन्यवाद, जो अपने पेज पर अपने साथ ऑनलाइन आने का जो मुझे मौका दिया। तो निरोग कुंज आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बहादुरगढ़ की तरफ से मेरा डॉक्टर दीपक कुमार का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।